हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप से आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं, बस 2 दिन बाकी हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए। हम रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपीटीसी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। फर्स्ट है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा S R राव ने। ठीक है, जो ऑप्शन आपके यहाँ पे सी दिया गया, S R राव ने। ठीक है, लोथल की खोज कब हुई थी? तो 1957 में। जिसकी खुदाई कब से कब तक? 1955 से 1960 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा की गई थी। ठीक है, गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई वर्ष 1957 में S R राव के द्वारा की गई थी। यह स्थान हड़प्पा सभ्यता का एक हिस्सा है, याद रखिएगा। चलिए, और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब से कब तक हुई थी ये पूछ लिएगा आपसे, तो आपको वो भी बताया मैं, 1955 से 1960 तक। ठीक है, और कहाँ स्थित है? तो गुजरात, गुजरात राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा नंबर है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सुरकोटदा में। ठीक है, सुरकोटदा में आपका मिला है। सुरकोटदा या सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़े के अस्थियों तथा एक कब्रगाह। ठीक है, क्या मिला है? तो कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लोथल से घोड़े की लघु मृत मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट से आपका थर्ड नंबर है, सतपात ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण डैश 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 के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो उत्तर हो जाएगा इसका यजुर्वेद के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका फोर्थ नंबर है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को महापरिनिर्वाण आपका प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। इनके जीवन में घटित घटनाओं से संबंधित स्थल आपके देख लीजिए कौन कौन से है। तो जन्म आपका कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, जन्म इनका हुआ था लुम्बिनी में, याद रखिएगा। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहाँ है आपका? नेपाल में, याद रखिएगा। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और गृहत्याग, ठीक है, राजगिरी जो हुआ राजगिरी है, जो इन्होंने आपका महान निष्क्रमण किया था। ठीक है, जिसको कहा है महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को कहा जाता है जहाँ पे उन्होंने मतलब गृह त्याग दिया था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में, बिहार में। ठीक है, और मृत्यु आपकी कुशीनगर में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सेकंड नंबर आपका क्या पूछा, सॉरी फिफ्थ नंबर है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 13वां शिलालेख। ठीक है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें अशोक के शासन के 8वें वर्ष में होने वाले कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, किसका? कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका सिक्स नंबर है, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? तो विनोबा भावे को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भाव द्वारा 1951 में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से आरंभ किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 7 नंबर क्या है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा, आपका बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, महक परी। ठीक है, ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, किसकी? वाजिद अली शाह दूसरी पत्नी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 8 नंबर है, महात्मा गांधी भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? उत्तर हो जाएगा 1924 में। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, पूछ दिया कहाँ, तो बेलगांव। चलिए, 1923 में क्या हुआ था, तो इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था जिसमें अबुल कलाम आजाद को चुना गया था। ठीक है, चलिए, और तिरानवा जो 39वां अधिवेशन हुआ था उसमें आपका मौलाना मोहम्मद अली को चुना गया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9 नंबर है, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा दिसंबर 27 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जो ऑप्शन मतलब ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो डी देगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे, जबकि अन्य सभी आपके क्रांतिकारी नेता हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? उत्तर हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का 2.4% भाग घेरा हुआ है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत पृथ्वी का 17.75% है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1 मिनट, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। 3rd नंबर है, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा दादर नगर हवेली तथा दमन व दीव का। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? उत्तर हो जाएगा अनाई मोड़ी। ठीक है, जो भी दिएगा आपका राइट आंसर। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी आपकी अनाई मोड़ी है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी झील आपकी मणिपुर में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा लोकटक झील। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 60 नंबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? तो कृषि क्षेत्र। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। ठीक है, याद रखिएगा 70% आबादी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन करने वाली संस्था आपकी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो आपका उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति ने, जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका 19वां प्रश्न है, देखते हैं। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 20 नंबर है, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो उत्तर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर,
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो आपको बताया गया है कई बार, तो 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष की बात करें तो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर डी दिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो टिक मत कीजिए, याद रखिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद थे आपके संविधान सभा के पहले अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 23 नंबर है, भारत का एकमात्र राज्य जहां सामान्य कोड का प्रावधान है, कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोवा, ठीक है। समान नागरिक संहिता अथवा समान आचार संहिता का अर्थ धर्मनिरपेक्ष कानून है जो सभी धर्म के लिए समान रूप से लागू होता है। भारत के एकमात्र राज्य गोवा में समान सिविल कोड का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तथा अन्य जो है आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, जैसे कि आपके वीवी गिरी, ये कब से थे? 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। 3 मई 1969 से, ठीक है, 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह की बात करें तो आपके 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, ठीक है। और जो आपके बी डी जट्टी हैं ये आपके 11 फरवरी 1977 से 25 अगस्त 1977 तक आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति ये सभी थे। और आपके जो जाकिर हुसैन है ये आपके भारत के थर्ड राष्ट्रपति थे, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 25 नंबर, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा 14वें राष्ट्रपति, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 13वें राष्ट्रपति की बात करें तो आप सभी को पता होगा 13वें राष्ट्रपति यहाँ पे दिया नहीं है। 13वें जो राष्ट्रपति है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो श्री प्रणब मुखर्जी, याद रखिएगा, ठीक है। और 12वें की बात करें तो 12वें को सभी को पता होगा, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल। चलिए, और ये देश की प्रथम पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सी आदिश राशि है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कार्य, ठीक है। जो आप सबका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 28 नंबर क्या पूछा गया है? एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? तो प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ऊपर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अंदर लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। यह बल मुख्यतः न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के बीच लगता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 29 नंबर क्या है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? ऑर्निथोलॉजी का संबंध आपका किससे है? तो पक्षियों से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जीव विज्ञान में वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है उसे और ऑर्निथियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और सिसियोलॉजी की बात करें तो सिसियोलॉजी जिसके अंतर्गत
भूकंप का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, इसका सिस्मोलॉजी, इसमें आपका भूकंप का अध्ययन होता है, ठीक है। ये देखिए, और एक आपका पूछा जाता है पाइकोलॉजी। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पाइकोलॉजी है शैवालों का, ठीक है, याद रखिएगा, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 30 नंबर है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चींटियों के अध्ययन को आपका देखिए मर्मिकोलॉजी, ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं। और जो आपका हर्पेटोलॉजी है, जिसको देखिए क्या कहते हैं, तो इसको सरीसृप, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहते हैं, ठीक है, जिसमें उभयचर और रेप्टाइल आते हैं, याद रखिएगा। और अब जो आपका निमेटोलॉजी है, इसके अंतर्गत देखिए तो इसके अंतर्गत आते हैं निमेटे निमेटोड का अध्ययन आता है इसके अंदर। और जो इसका दिया गया है नीडोलॉजी, तो नीडोलॉजी के अंतर्गत किसका अच्छा अध्ययन आता है? तो पक्षियों के घोंसले का अध्ययन आता है, ठीक है, पक्षियों के घोंसले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर है, देशभक्ति में कौन सा समास लगा है? देशभक्ति में आपसे पूछा है कौन सा समास लगा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है। देशभक्ति का अगर समास भी दिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? देश की भक्ति, ठीक है। यहाँ संबंध देखिए तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका प्राग इस उपसर्ग जो लगा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर, सॉरी 38 नंबर क्या है? तुलसीदास किसकी कविता है? तुलसीदास किसकी कविता है? तो तुलसीदास आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, ठीक है, जो ऑप्शन आपका पर डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास छायावाद के सलाहकार पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 1938 में लिखी गई कविता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 में बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? बहिष्कार शब्द का आपका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा वही धनकार, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा विसर्ग लगा है? तो विसर्ग यहाँ पे लगा है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ इसमें विसर्ग, ठीक है, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, विसर्ग संधि के नियमानुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा? आपका जो पहिया दिया गया आपका पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा है। 61 नंबर है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रोमाना सिन्हा सहगल को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। यहाँ से आपकी करंट अफेयर की क्लास याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या पूछा गया। 62 में भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया ऑपरेशन गंगा, ठीक है, जो डी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 63 नंबर, ऑस्ट्रेलिया ने फिरकी के जादूगर नाम से प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न को हाल ही में शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 145 टेस्ट क्रिकेट में कुल कितने विकेट लिए थे? उत्तर हो जाएगा आपका 708। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 64 नंबर है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ए दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका 65 नंबर, 28 वर्षीय आर प्रिया किस नगर की सबसे युवा मेयर बनी है?
सॉरी 28 वर्ष, आपका क्वेश्चन था 28 वर्षीय आर प्रिया किस नगर की सबसे युवा मेयर बनी है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चेन्नई के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 66 नंबर क्या है? एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष राज्य आपका हरियाणा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड मतलब सेबी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको ऑप्शन में यहाँ पे डी दिया गया है, माधवी पुरी बुच को। ठीक है, जो ऑप्शन डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 है, भारत और किस देश के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिएगा आपका राइट। भारत और बेल्जियम के बीच 25 फरवरी 2022 को राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 69 में इंद्र युद्धाभ्यास होता है किसके किसके बीच, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और रूस के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 70 नंबर, बिहार के राज्यपाल कौन है? बिहार के राज्यपाल की बात करें तो फागू चौहान। ठीक है, जो ऑप्शन आपके ऊपर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 71 है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया था, तो उत्तर हो जाएगा आपका करम मल्लेश्वरी ने। ठीक है, जो ऑप्शन बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी करम मल्लेश्वरी ने भारत भारोत्तोलन प्रतियोगिता में पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया था। ठीक है, कभी 2000 में, तो सन 2000 में जब हुआ था तब। ठीक है, इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1954 में प्राप्त हुआ। राजीव खेल इनको मिला था 1955 में, और पद्मश्री इनको मिला था 1999 में। पद्मश्री आपसे पूछ सकता है तो वहां पे लिख दूं 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर है, वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी चीन के किस शहर में की, तो उत्तर हो जाएगा आपका बेजिंग बीजिंग शहर में। ठीक है, जो बी दिएगा आपका वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी बीजिंग ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 है, भारत की अंशु मलिक निम्नलिखित में से किस खेल का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा रेसलर की। ठीक है, जो ए दिएगा आपका अंशु मलिक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान यानी कि रेसलर है। उन्हें ओस्लो नॉर्वे में आयोजित 2021 विश्व कुश्ती चैंपियन में महिलाओं की 57 किग्रा स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 है, निम्न में से किसको मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है, निम्न में से किसको मैक्सेस पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपका उत्तर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट को। ठीक है, जो सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 75 है, किसे पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है, तो उत्तर हो जाएगा आपका रघुनाथ माशेलकर को। ठीक है, जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। पद्मश्री पुरस्कार विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, दिया जाने वाला भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। रघुनाथ मल्लेश्वर को अब तक यह पुरस्कार नहीं दिया गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रघुनाथ मशेलकर है, याद रखिएगा, सॉरी मैं मल्लेश्वर बोला था, मशेलकर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है, संजीव सान्याल को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दिएगा आपका संजीव होगा, यहाँ पे संजीव लिखा है, संजीव सान्याल को हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 77 नंबर, जर्मनी के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन निर्वाचित हुए हैं, निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचित हुए हैं जर्मनी के राष्ट्रपति, तो आपका उत्तर हो जाएगा स्टाइन मायर जो है ये आपके हुए हैं
कहाँ के, जर्मनी के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा। और कब बने थे, 23 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 78 नंबर है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, तो संत रविदास नगर, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके जनपद की बात करें तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 1015 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज आपका है 2093 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और हाथरस की बात करें तो इसका है आपका 1840 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का है 1282 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान, ठीक है। जो ऑप्शन आपको डी दिएगा आपका, उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई आपकी कितनी है, तो 650, ठीक है। पूर्व से पश्चिम पूछा है, 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण में तो इसकी चौड़ाई हो जाएगी 240 किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928, ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल, याद रखिएगा। जो कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% याद रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो प्रथम पे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम पहले पे कौन आता है, तो राजस्थान आता है। और दूसरे पे कौन आता है, दूसरे पे आपका आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी। और तीसरे पे आपका आता है महाराष्ट्र, ठीक है। तीसरे पे आपका महाराष्ट्र आता है और चौथे पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 78 नंबर, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चंदौली जिले में, ठीक है। आपका जो ऑप्शन बी दिएगा आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है, जो बनारस से कितने किलोमीटर, 70 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, याद रखिएगा। इस अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो आज की ये वाली क्लास है आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और तैयारी आप लोग अच्छे से कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी को शुक्रिया क्लास से जुड़ने के लिए।